नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में। बाबर का आरंभिक जीवन ये भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। पूरा नाम इसका ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को मध्य एशिया के छोटे से राज्य फरगना में हुआ था। पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। माता का नाम कुतलुब निगार खानम था। इसका वंश जो था वो पितृपक्ष से तैमूर का ये 5वां वंशज था तथा मातृपक्ष से ये चंगेज़ खां का 14वां वंशज था। इसका राज्याभिषेक हुआ था 8 जून 1494 ईस्वी को। बाबर में भी तुर्की और मंगोल गुणों का अद्भुत सम्मिश्रण था। से बाबर जो था वो चगताई तुर्क था। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, बाबर कौन से उसका था, चगताई तुर्क। परंतु उसका वंश मुगल वंश भी कहा जाता है, इसलिए भारतीय इतिहास में इसका वंश मुगलिया वंश या तैमूरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। तैमूर की मृत्यु के बाद उसका विशाल साम्राज्य उसके और चंगेज़ खां के अनेक वंशजों में विभक्त हो गया। तो बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा को फरगना का एक छोटा सा राज्य मिला। उमर शेख मिर्ज़ा अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं था और वह अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, और उसकी प्रतिद्वंदिता जो थी वो अपने भाई और समरकंद तथा बुखारा के शासक अहमद मिर्ज़ा से थी। अहमद मिर्ज़ा और महमूद खां ने 1494 ईस्वी में फरगना की राजधानी अंदीजान, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा हुआ है, फरगना की राजधानी अंदीजान पर संयुक्त रूप से आक्रमण किया। इस आक्रमण के दौरान ही उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद अल्प आयु में बाबर 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना। जब वह शासक बना तब उसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी। गद्दी पर जब बैठा उसे सबसे अधिक खतरा अपने संबंधियों से था और उसके संबंधी उसके राज्य पर आक्रमण की योजनाएं बना रहे थे। तो बाबर के सामने गद्दी पर बैठते 2 लक्ष्य थे। पहला, अपने राज्य की सुरक्षा करना और दूसरा, उसका विस्तार करना। तो फरगना की स्थिति सुधारने के बाद बाबर ने राज्य विस्तार की तरफ अपना ध्यान दिया। बाबर तैमूर की राजधानी समरकंद पर अधिकार करना चाहता था। उसके कई कारण थे। पहला, समरकंद फरगना की सीमा के पास था। दूसरा, इस पर अधिकार होने से पश्चिम की तरफ से फरगना के राज्य की सुरक्षा हो जाती। तीसरा रीज़न, समरकंद उस समय कला, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र भी था। चौथा रीज़न था, समरकंद पर अधिकार हो जाने से बाबर की प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि होती। पांचवा रीज़न, समरकंद पर वो इसलिए भी अधिकार करना चाहता था क्योंकि अहमद मिर्ज़ा ने बाबर के पिता और स्वयं बाबर को भी परेशान किया था। तो इन 5 रीज़न से वह समरकंद पर अधिकार करना चाहता था। इसलिए फिर बाबर ने समरकंद की विजय की योजना बनाई। 1496-97 ईस्वी में उसने 2 बार समरकंद पर आक्रमण किया। उसका पहला प्रयास जो था वो असफल रहा, परंतु दूसरी बार में उसने समरकंद पर अधिकार कर लिया। लेकिन इसी बीच फरगना के विरुद्ध जैसी विद्रोह की सूचना मिली तो वह फरगना पहुंचा और समरकंद उसके अधिकार से निकल गया। तो फिर विद्रोहियों ने क्या किया, फरगना की राजधानी अंदीजान पर भी अधिकार कर लिया। तो अब बाबर के हाथों से समरकंद के साथ साथ फरगना का राज्य भी निकल गया। 1498 ईस्वी में बाबर ने फरगना पर फिर से अधिकार कर लिया, लेकिन 1500 ईस्वी में फरगना फिर से उसके हाथों से निकल गया। 1500 से लेकर 1501 में बाबर ने उज्बेक नेता शेरवानी खां को पराजित करके समरकंद पर अधिकार कर लिया। शेरवानी खां ने कुछ ही महीनों के अंदर वापस सरेपुल नामक स्थान पर युद्ध में बाबर को हराकर समरकंद से भागने पर मजबूर कर दिया। समरकंद और फरगना से निराश होकर बाबर ने अपना ध्यान अफगानिस्तान की तरफ लगाया और 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर आक्रमण करके उस पर आसानी से अधिकार कर लिया। काबुल पर अधिकार करके बाबर वहाँ का शासक बन गया और उसने तैमूरी परंपरा के विरुद्ध पहली बार मिर्ज़ा की जगह बादशाह यानी बादशाह की उपाधि
धारण की। इससे बाबर की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। 1507 ईस्वी में उसने कंधार पर विजय प्राप्त की तथा वहाँ पे अपने भाई को नियुक्त किया। 1511-12 में बाबर ने समरकंद की विजय की योजना बनाई। उस समय शेरवानी खां की मृत्यु हो गई थी। तो शेरवानी खां की मृत्यु के बाद ईरान के शाह इस्माइल शफवी की सहायता से उसने समरकंद, बुखारा और खुरासन पर विजय प्राप्त की। तो उसका राज्य ताशकंद, कुंदूज, हिसार, समरकंद, बुखारा, फरगना, काबुल और गजनी तक विस्तृत हो गया था। उसके राज्य की सीमा अब भारतीय सीमा के निकट पहुंच चुकी थी। ईरान के शाह के वापस लौटते ही 1512 ईस्वी में उज्बेक नेता थे उबैदुल्ला खां, उन्होंने बाबर को परास्त करके समरकंद पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे ट्रांस ऑक्सियाना का समस्त प्रदेश केवल बदख्शा को छोड़कर उसके हाथों से निकल गया। तब वह बदख्शा का प्रबंध जो था वो खान मिर्जा को सौंप कर बाबर 1513-14 में काबुल वापस लौट गया। 1514 से 1525 ईस्वी तक बाबर काबुल का शासक बना रहा। इस समय उसने हिंदुस्तान की भावी विजय की योजना बनाई। निरंतर युद्धों में लिप्त रहने के कारण वह मध्य एशिया की जो लड़ाकू जाति थी उनसे युद्ध प्रणाली से पूरी तरीके से परिचित हो गया था। युद्ध प्रणाली उसने सीख ली थी। उज्बेकों से उसने तुलुगमा व्यू प्रणाली, ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग और तुर्कों से घुड़सवारी तथा मंगोलों और अफगानों से व्यू रचना सीखी। तो सैनिक संचालन के इन गुणों से बाबर को भारत में बहुत अधिक सफलता मिली। काबुल में ही बाबर के दो मुख्य तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, जिन्होंने बाबर के तोपखाने को सेना का सबसे महत्वपूर्ण विभाग बना दिया। काबुल में रहते हुए जब वो काबुल में था तब उसे दौलत खां, आलम खां और राणा सांगा का भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण मिला। बाबर के आक्रमण के समय भारत की स्थिति कैसी थी? जब बाबर ने भारत में आक्रमण किया तो उस समय भारत की स्थिति कैसी थी? राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत 1526 ईस्वी में भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो बहुत दयनीय थी। पूरा भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। उनमें आपसी एकता और संगठन ना होकर आपसी प्रतिस्पर्धा और वैमनस्य की भावना थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरी में भारत के तत्कालीन स्थिति, प्राकृतिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का भी वर्णन किया है। बाबर ने उसमें लिखा है कि उस समय जब मैंने देश विजय किया, 5 मुसलमान राजा तथा 2 काफिर शासन कर रहे थे। बाबर ने जिन 5 मुसलमान और 2 काफिर राज्यों का उल्लेख किया वे थे दिल्ली, गुजरात, बहमनी, मालवा और बंगाल, ये तो मुस्लिम राज्य थे, तथा विजयनगर और मेवाड़ जो थे वो काफिर यानी हिंदू राज्य थे। बाबर ने उस समय की भारत की प्राकृतिक स्थिति के बारे में लिखा है कि भारत एक अत्यंत ही अच्छा देश है। इसके पहाड़ और नदियाँ, पशु और वृक्ष, यहाँ के निवासी, उनकी भाषा, यहाँ की हवा और वर्षा सभी दूसरे देशों से भिन्न है। बरसात के दिनों में यहाँ की नदियों को पार करना भी कठिन है। मैदानी इलाकों में कंटीली झाड़ियों और घने वृक्षों से भरे जंगल हैं। वर्षा ऋतु में यहाँ का मौसम सुहावना होता है, लेकिन यहाँ की जलवायु नम है और यहाँ बराबर आंधियाँ चलती रहती है। ऐसी प्राकृतिक स्थिति का वर्णन बाबर ने अपनी आत्मकथा में किया है। भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में बाबर लिखता है कि हिंदुस्तान एक विशाल देश है। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सोना चांदी है। भारत का आंतरिक और विदेशी व्यापार बहुत उन्नत था। भारत की आर्थिक संपन्नता जानकर ही बाबर ने भारत विजय की योजना बनाई। बाबर के भारत आक्रमण के समय भारतीय समाज 2 भागों में विभाजित था, हिंदू और मुसलमान वर्ग। पहला वर्ग जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था के बंधनों में जकड़ा हुआ था, जबकि मुस्लिम वर्ग अपनी जाति विभाजन सुन्नी और शिया के कारण संगठित नहीं हो सकता था। हिंदुओं में सामाजिक असमानता और छुआछूत की भावना ने उन्हें रूढ़िवादी और अंधविश्वासी बना दिया था। समाज में अनेकों प्रथाएं, बाल विवाह, सती प्रथा, जौहर, मद्यपान, दूध कीड़ा, ये सब प्रचलित थी। स्त्रियों की दशा भी अच्छी नहीं थी। भारतीय समाज अनेक दुर्बलताओं से ग्रस्त था। भारतीयों का सैनिक संगठन भी सराहनीय नहीं था, कुशल सैनिक नहीं थे।
युद्ध के साधन और उनकी रणनीति जो थी वो परंपरागत ही थी। वह अब भी तलवार या बर्छा और हाथी पर ही आश्रित थे। भारतीय गोला बारूद के उपयोग से अपरिचित थे। घोड़े का प्रयोग भी बहुत कम किया जाता था। सैन्य संगठन दुर्बल था। स्थायी सेना जो थी वो प्रशिक्षित नहीं थी, उनको ट्रेनिंग नहीं थी। सेना पर स्थानीय सरदार और सामंतों का नियंत्रण था और सेना में अनुशासन नहीं था। इस प्रकार बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सैनिक व्यवस्था जो थी वो दुर्बल थी और राजनीतिक एकता का अभाव था। आपसी प्रतिस्पर्धा और विद्वेष की भावना चरम सीमा पर थी। राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना का अभाव था। भारतीय समाज और सैनिक व्यवस्था भी बिल्कुल खोखली हो चुकी थी। बाबर ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया। फिर अब ये जो मैप में देख रहे हैं ये इब्राहिम लोदी के साम्राज्य की सीमा है जो डार्क ग्रीन के अंदर है। बाबर के आक्रमण के समय 1525 में भारत की स्थिति कैसी थी वो इस मैप में दर्शाया गया है। बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण करने के कारण क्या थे? पहला कारण था बाबर की महत्वाकांक्षा। बाबर तैमूर के कार्य से बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। उसने देखा था कि किस प्रकार तैमूर ने भारतीय धन और संसाधनों का सहारा लेकर अपने मध्य एशियाई साम्राज्य को सुदृढ़ कर लिया था तथा राजधानी को कला कौशल का केंद्र बना लिया था। और इतना ही नहीं, पंजाब का एक भाग तो तैमूर और उसके वंशजों के अधीन भी रहा था। इसलिए अफगानिस्तान पर अधिकार करते ही वो पंजाब पर अधिकार करना और अपना कानूनी अधिकार मानता था। और बाबर के सामने एक और अन्य कारण भी था जिसने उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया था। वह देख चुका था कि उसके राज्य का जो विस्तार है वो मध्य एशिया में उत्तर दक्षिण में संभव नहीं था। इसलिए एक महत्वाकांक्षी शासक होने की वजह से उसने दक्षिण पूर्व यानी भारत की तरफ पांव फैलाकर एक साम्राज्य की स्थापना करने का निश्चय किया। दूसरा रीज़न था उस समय की भारत की राजनीतिक स्थिति। उस समय दिल्ली सल्तनत जो था बिल्कुल पतन के कगार पे था। और उस समय दिल्ली का जो राजा था, सुल्तान था, वो इब्राहिम लोदी था जो कि एक अयोग्य और अप्रिय शासक था। और उस समय अनेक अफगान सरदार उसके विरोधी बन चुके थे और स्वतंत्र शासक की हैसियत से शासन कर रहे थे। देश के अन्य भागों में भी सल्तनत की जो सत्ता थी वो बिल्कुल समाप्त होने के कगार पे थी। और उत्तरी और दक्षिण भारत में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हो चुका था। इन राज्यों में आपसी सहयोग और एकता की भावना नहीं थी, बल्कि प्रत्येक राज्य आपस में लड़ते रहते थे, उलझते रहते थे। इसके चलते इन देशी राज्यों की जो शक्ति थी वो कमज़ोर पड़ चुकी थी। इसलिए ये संगठित होकर किसी विदेशी शक्ति का सामना करने की न तो इन राज्यों में कोई इच्छा थी और न ही शक्ति। तो ऐसी स्थिति बाबर जैसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त थी और इसी वजह से उसने भारत विजय की योजना बनाई। तीसरा रीज़न था धन प्राप्ति की कामना। उसका जो अपना राज्य था ना काबुल, उसकी आय और उसकी जो आर्थिक साधन थे वो बहुत सीमित थे। इससे सेना और प्रशासन का खर्चा जुटाना भी बहुत कठिन था। तो इसके विपरीत जो भारत में जो धन संपदा थी बहुत अधिक थी और भारत से वो क्या करता था, पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त करके बाबर अपनी इन आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता था। इसीलिए वो भारत की तरफ आकर्षित हुआ। चौथा रीज़न था भारत में उसको सुरक्षा मिल जाती। यद्यपि बाबर ने बदख्शां, काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया था, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति जो थी वो निरापद नहीं थी। उसे हमेशा उज़्बेकों के आक्रमण का खतरा सताता रहता था। तो भारत में स्पेशली पंजाब पर विजय प्राप्त करने से उसे उज़्बेकों के आक्रमण के अवसर पर बहुत बढ़िया जो शरण स्थली है वो पंजाब के रूप में मिल जाती। इसके अलावा वह पंजाब को केंद्र बनाकर उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान भी चला सकता था। इसी वजह से उसने भारत पर आक्रमण किया। चौथा रीज़न, बाबर को आक्रमण का निमंत्रण मिला था, इनविटेशन मिला था। 1526 ईस्वी में ये इब्राहिम लोदी से जो कुछ जो अफगान सरदार थे वो असंतुष्ट हो गए थे, तो वो बाबर की सहायता से इब्राहिम की सत्ता को समाप्त करने की योजना बना रहे थे। इसी योजना के तहत संभवतः आलम खां ने बाबर से मुलाकात करके सहायता की मांग की। 1524 में पंजाब के गवर्नर दौलत खां ने भी अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास भेजकर इब्राहिम पर आक्रमण करने का प्रस्ताव रखा। दौलत खां ने तो बाबर को संभावित आक्रमण के समय सहायता करने का भी वचन दिया था। और इसके पूर्व ये आलम खां ने भी बाबर के से जब मुलाकात की तो उसके सामने प्रस्ताव रखा था कि अगर आलम को दिल्ली की गद्दी मिल जाएगी तो वह बाबर को लाहौर और पश्चिमी पंजाब के इलाके दे देगा।
इन घटनाओं ने बाबर के सामने भारतीय राजनीति की दुर्बलता को स्पष्ट कर दिया था और अफगानों के आपसी झगड़े को भांपकर उसने पंजाब की तरफ बढ़ने का निश्चय किया। और जिस समय पंजाब में ये सब घटनाएं घट रही थी तो उसी समय राणा सांगा ने भी बाबर के पास भारत पर आक्रमण का संदेश भेजा। बाबरनामा में बाबर खुद लिखते हैं कि राणा सांगा भी अफगान की शक्ति को समाप्त करके हिंदू राज्य स्थापित करना चाहता था और राणा सांगा ये भी समझता था कि अन्य जितने भी मध्य एशियाई लुटेरे आए उसकी तरह बाबर भी भारत से धन लूटकर वापस चला जाएगा और वो उसके बाद स्वयं दिल्ली पर अधिकार कर लेगा। तो इसी वजह से बाबर का यह हौसला बढ़ा होगा और उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया होगा। एक और रीज़न है कि बाबर के अमीरों ने उसे प्रेरणा दी भारत पर आक्रमण करने की, जिसका उल्लेख बाबरनामा में करता है। इसलिए बाबर जो था वो शुरू से ही भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए ललायित था, परंतु उसे उचित मौका नहीं मिल पा रहा था और जैसे उसे मौका मिला उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। बाबर के भारत पर आरंभिक आक्रमण कौन कौन से थे? बाबर का भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया। बाबर ने बाजोर पर आक्रमण करके दुर्ग को घेर लिया। बाजूर के किले को उसने जीत लिया और उसके बाद उसने झेलम नदी के तट पर स्थित भीरा नामक स्थान पर पहुंचा और भीरा के निवासियों ने भी बिना किसी प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ दिन भीरा में रहने के बाद बाबर भीरा में हिंदू बेग को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके काबुल लौट गया। जैसे ही बाबर काबुल लौटा तो स्थानीय अफगानों और हिंदुओं ने मिलकर हिंदू बेग को भीरा से खदेड़ दिया। हिंदू बेग जान बचाकर फिर काबुल पहुंचा। इसीलिए 1519 के अंत में बाबर ने दूसरी बार यूसुफजई अफगानों के विरुद्ध अभियान किया, लेकिन पेशावर पहुंचते ही उसे बदख्शां में विद्रोह की सूचना मिली तो बाबर को वापस काबुल लौटना पड़ा। बाबर ने भारत पर तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में किया। बाबर ने बाजोर, भीरा और सियालकोट पर अधिकार कर लिया। इसी समय उसे कंधार के शासक शाह अरगुन ने काबुल की सीमा पर आक्रमण कर दिया, इसलिए बाबर को फिर से तुरंत काबुल लौटना पड़ा। तो भारत पर कोई भी सैनिक अभियान शुरू करने से पहले कंधार को जीतकर काबुल को वो बाबर सुरक्षित करना चाहता था। अतः 1522 में उसने पहले कंधार पर अधिकार किया और वहां अपने दूसरे पुत्र कामरान को सूबेदार बना दिया। कंधार पर अधिकार हो जाने के बाद बाबर ने भारत की ओर ध्यान दिया और इसी समय सुल्तान इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने बाबर से प्रार्थना की कि दिल्ली का तख्त दिलाने में उसकी मदद करे और पंजाब के सूबेदार ने भी इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर से सहायता मांगी। तब बाबर ने जनवरी 1524 ईस्वी में चौथी बार भारत पर आक्रमण किया। लाहौर में सुल्तान की अफगान सेनाओं ने बाबर का मुकाबला किया, लेकिन वो पराजित हुई और 4 दिन बाद जब बाबर दीपालपुर पहुंचा वहां दौलत खां ने बाबर से भेंट की। दौलत खां को लगा कि बाबर भी तैमूर की तरह लूट मार करके चला जाएगा, लेकिन उसका ये अनुमान गलत निकला, क्योंकि किसी प्रदेश पर एक बार अधिकार करने के बाद उसे छोड़ देना बाबर के स्वभाव में नहीं था। अतः बाबर के इरादे से दौलत खां नाराज़ हुआ और उसने बाबर के साथ विश्वासघात करना चाहा, लेकिन बाबर ने उसे कैद करके काबुल लौटते हुए मार्ग में छोड़ दिया और उसकी पैतृक जागीर दिलावर खां को दे दी तथा पंजाब के जीते हुए प्रदेशों में अपने अधिकारी नियुक्त करके वो स्वयं काबुल लौट गया। बाबर के फिर से काबुल लौटने के 3 कारण थे। पहला कारण, बाबर जिन अमीरों के निमंत्रण पर भारत आया था उन्हीं अमीरों ने बाबर का विरोध किया था। दूसरा, इब्राहिम लोदी को वो जितना कमज़ोर मान रहा था उतना कमज़ोर इब्राहिम लोदी नहीं था जितनी उसने आशा कर रखी थी। तीसरा, इस समय बल्ख में उज्बेकों का उपद्रव बढ़ रहा था, जिससे कि उसे वापस काबुल लौटना पड़ा। और बाबर के काबुल लौटते ही दौलत खां ने सेना एकत्रित करके सुल्तानपुर पर अधिकार कर लिया तथा दीपालपुर से आलम खां को भगा दिया। अब आलम खां भागकर काबुल पहुंच गया और बाबर के साथ उसने एक संधि करी, जिसके तहत बाबर ने उसे दिल्ली का तख्त दिलाने का वादा किया और इसके बदले में आलम खां ने बाबर को लाहौर और उसके पश्चिमी प्रदेशों को सौंपने का आश्वासन दिया। लेकिन वापस लौटकर आलम खां ने उस संधि की उपेक्षा कर दी और पंजाब जो है वो दौलत खां के पास रहने दिया। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन दोनों जो थे वो सुल्तान की सेना से पराजित हुए। दिसंबर 1525 में बाबर फिर से भारत आया और इसके पास इस समय विशाल सेना थी
बदख्शां से हुमायूं भी अपनी सेना के साथ इसमें मिल गया और लाहौर की सेना भी इसके साथ थी। इस प्रकार 12,000 सैनिकों के साथ बाबर भारत आया और उसका उद्देश्य केवल इस समय पंजाब को प्राप्त करना था। बाबर के आने के समाचार सुनकर दौलत खां मिलावट के किले में छिप गया और बाबर ने फिर किले को घेर लिया और दौलत खां को आत्मसमर्पण करना पड़ा और फिर उसे बंदी बनाकर भेरा के किले में रखने का आदेश दिया, लेकिन मार्ग में दौलत खां की मृत्यु हो गई। इस प्रकार पंजाब पर बाबर का अधिकार स्थापित हो गया। आलम खां भी इब्राहिम लोदी से पराजित होकर बाबर के पास आ गया और अनेक जो लोदी अमीर थे उन्होंने बाबर के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करी, जिससे बाबर को दिल्ली की ओर बढ़ने का प्रोत्साहन मिला। तो इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले पार्ट में हम पानीपत और खानवा, चंदेरी तथा घाघरा के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।